तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसके पहले क्लास में हमने जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना बताया था कि जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो आज यहाँ हम ले रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण व्यापक रूप। ठीक है, वो क्या होता है? व्यापक रूप a1 x b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x b2 y बराबर समीकरण नंबर 2। देखो, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। तो यहां आपको दो समीकरण दिए रहेंगे तभी तो जोड़ा बनेगा। और दो चर वाले, ये देखो पहला इसमें a1 b1 c1 ये लिखा हुआ है और साथ में एक्स वाई लिखा हुआ है। एक्स वाई क्या है? चर है, दोनों अलग अलग है। तो कितने चर हो गए? दो चर। यक्स एक चर है और दूसरा चर कौन है? वाई। यक्स वाई दो चर है। तो एक समीकरण में जब यक्स वाई दोनों आ जाएं, दो चर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? दो चर वाला समीकरण। अच्छा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक कहने का क्या मतलब है? ये जो चर है उसकी घात कितनी है? एक। तो जब किसी चर की घात एक होगी तो उसे क्या कहा जाएगा? रैखिक समीकरण। चर की घात दो होगी तो द्विघात समीकरण। समझे? तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर एक्स वाई दो चर वाले। रैखिक कहने का मतलब कि एक्स वाई की घात कितने होने चाहिए? एक। और फिर उसके बाद समीकरण युग्म। युग्म मतलब कि दो ठू दिया रही है एक साथ है तो दो ठू दिया है। अच्छा, अब इसका अगर हम दूसरा कोई एग्जाम्पल लिखें तो जैसे ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 2x प्लस 5y माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ पर 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। बताओ ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहां पर अगर मैंने इसे मान लिया एक और इसे मान लिया दो, अब मुझे अगर तुलना करना है, ये जो आपका व्यापक रूप लिखा हुआ है इससे तुलना करें। अगर हमें इसकी तुलना इससे करनी हो, जैसे ए बी सी का मान निकालना हो, तो ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। तो a1 बराबर बताओ कितना है? 2x नहीं, ए बी सी का मान देखना है। तो a1 बराबर b1 बराबर c1 बराबर -3। बताओ कर लोगे? बड़ा सिंपल है ना। पहला जो समीकरण दिया गया है उसमें ये देखो 2x प्लस 5y माइनस 3, तो ये पहला क्या होता है? a1 होता है। ये क्या होता है? b1। ये क्या होता है? अगर ये माइनस में दिया हुआ है तो माइनस लिखा जाएगा। a2 बराबर 3 है ना दूसरे समीकरण में, और b2 बराबर और c2 बराबर 7। बताओ समझ में आया? आ रहा है तो कुछ अच्छी समझ में। तो इस तरीके से आप तुलना कर सकते हैं। अच्छा चलो एक और लेके देख लेते हैं। ठीक है, ये मान लो हमारे पास है 5x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। ये पहला समीकरण है। और ये x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण नंबर 2 ऐसे दिया हुआ है ना। तो बताइए इसमें a1, इससे तुलना करिए, इससे a1 b1 बराबर, इसीलिए तुलना करना आप लोगों को सिखा रहा हूं। b1 का मान -1 कितना है? देखो y के सामने कुछ नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना। तो इस स्थिति में आप क्या मानेंगे? एक तो है लेकिन इसके सामने माइनस लगा है तो -1। अगर यही प्लस y होता तो +1 हो जाएगा। उसके बाद c1 बराबर, अच्छा a2 बराबर, x अकेला है तो इसका मतलब 1 है इसके साथ में। अच्छा इसके सामने माइनस तो नहीं है ना, तो फिर +1, और प्लस लगने की जरूरत नहीं, केवल 1 लिख दीजिए। उसके बाद
B2 बराबर -2। समझ में आ रहा है सबको? C2 कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो C2 का मान 0। कौन एक बोल रहा था यहाँ पर C है ही नहीं, ठीक है ना, तो इसकी स्थिति में क्या हो जाएगा, C2 का मान 0 हो जाएगा। बताओ समझ में आया? अगर ये समीकरण आपको इस रूप में नहीं दिया गया है, इधर उधर दिया गया है, ठीक, तो उसे आप क्या कर लेंगे, सही रूप में लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 2x - 5 बराबर y, है ना, ये आपको दिया गया है समीकरण नंबर 1। और फिर उसके बाद में दिया गया है यहाँ पर आपको 5y बराबर -2x + 1, ऐसे दिया गया है समीकरण नंबर 2। तो इसका सही तरीका क्या है कि पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए और फिर c होना चाहिए। तो पहले आप x वाला पद लिखिए 2x, इस y को इधर लाइए तो -y। अब आप लोगों को मैं अच्छे से समझा चुका हूं कि जब बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ किसी संख्या को या किसी चर को ले जाएंगे तो उसके सामने का चिन्ह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो अब अगर ये प्लस y इधर आएगा तो -y बराबर ये ये तो इधर ही रहेगा ना, उधर ले जाने की जरूरत, ये -5 इधर ही है तो -5 बराबर 0। ये आपका हो गया अगला यह समीकरण 1 का सही रूप है। तो इसको चाहे तो आप समीकरण नंबर 2 मान लें, है खैर वही। उसके बाद देखो पहले क्या होना चाहिए, 2x इधर आएगा, सही है, इधर माइनस है तो इधर आके और ये प्लस, क्यों माइनस होगा भाई, इधर था इधर ही लिखना है। ये -2x बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और 5y तो बराबर के इधर ही है ना, तो इसका चिन्ह थोड़े बदलेगा, तो केवल +5y लिखेंगे। और उसके बाद ये +1 बराबर के इधर आएगा तो -1 बराबर समीकरण नंबर ये 3 और ये 4। अब अगर तुलना करो तो a1 बराबर 2, b1 बराबर -1, c1 बराबर a2 बराबर b2 बराबर C2 बराबर, बताओ समझ में आया? आ रहा है सबको अच्छे से समझ में? ठीक है, तो इतनी बात आप लोग नोट करिए, ठीक है ना। और फिर अब दो चर वाला रैखिक समीकरण सबको समझ में आ गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर होते हैं, एक्स वाई, और एक्स वाई की जगह पर कुछ भी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, एम हो सकता है, के एल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दो हो सकता है, एक बात। और दूसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर होंगे और जो चर होंगे उनके जो घात होंगे वो कितने होंगे, एक होंगे। और दो समीकरण हमेशा आपको जोड़े में दिए रहेंगे तो इसलिए कहेंगे उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसे आप लोग नोट करिए, फिर इसके बाद में आप लोगों को बताते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, तो ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हम हल देखेंगे कैसे होता है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें आप लोगों को जाननी। क्या क्या है देखिए, ये दो समीकरण हमने व्यापक रूप से लिख रखा है, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। आप लोगों को पता है कि a1 b1 c1 का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है। तो जब इस प्रकार से कोई दो समीकरण आपको दिया रहता है, कोई भी रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया रहता है, तो उसका ग्राफीय विधि से हल कैसे ज्ञात किया जाता है वो तो आप लोगों को करके दिखाएंगे। लेकिन जब आप ग्राफ खींचेंगे, इन दोनों समीकरणों का जब ग्राफ खींचेंगे तो आपको दो रेखाएं प्राप्त होंगी, दो रेखाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है ना, दो सीधी सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। दोनों समीकरणों के जब आप ग्राफ खींचेंगे तो दोनों के एक एक रेखा प्राप्त होगी। जैसे इसका खींचोगे तो इसका एक रेखा और इसका खींचोगे तो इसका एक रेखा, तो दो रेखा होंगे ना। तो इस समीकरण युग्म का जब आप ग्राफ खींचते हैं तो आपको दो रेखाएं प्राप्त होती हैं, और वो दो रेखाएं तीन प्रकार से आपको प्राप्त हो सकती हैं। कैसे कैसे? पहला तो ये हो सकता है कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट दें,
किसी बिंदु पर एक दूसरे को कट कर दें। दूसरा ये हो सकता है कि एक रेखा ऐसे है और दूसरी रेखा इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर प्राप्त हो जाए। समझे ना बात को? मतलब दोनों रेखाएं जो हैं वो तरूपर हो जाए। दोनों रेखाएं, एक पहले मैंने नीले से खींचा, फिर दूसरा काले से खींच दिया, ठीक है, तो नीला गायब हो गया। खैर इसका मतलब ये है कि दोनों रेखाएं कैसे प्राप्त हो जाए? तरूपर हो जाए, एक के ऊपर दूसरी रेखा। ठीक। उसके बाद तीसरा ये हो सकता है कि दोनों रेखाएं आपको कैसे प्राप्त हों? समांतर। दोनों रेखाएं कैसे प्राप्त हों? समांतर। ये दोनों रेखाएं समांतर दिख रही हैं, ठीक है। तो ये 3 स्थितियां हो सकती हैं, ये 3 स्थितियां हो सकती हैं इस तरीके से। अब सुनो, इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं इसे? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी। और इसे क्या कहेंगे? संपाती। समझे ना बात को? दोनों तरफ ऊपर हो गई तो इसे कहते हैं संपाती रेखाएं। और इसे क्या कहेंगे? ठीक है। अब ये जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, इस स्थिति में अगर दो समीकरणों का आप लोगों ने ग्राफ खींचा और ग्राफ खींचने पर दोनों रेखाएं काट दे रही हैं एक दूसरे को, प्रतिच्छेद कर दे रही हैं, तो इस स्थिति में जो समीकरण युग्म का हल होगा वो केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? केवल एक हल। और केवल एक हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं। अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक के अलावा दूसरा नहीं, केवल एक हल होगा। अच्छा, और जब केवल एक हल प्राप्त होता है किसी भी समीकरण युग्म का, तो उसे कहते हैं संगत समीकरण युग्म। कौन सा? समीकरण युग्म। तो अगर एक हल प्राप्त होगा तो उसे कहा जाएगा समीकरण युग्मों का संगत समीकरण युग्म। इतनी बात समझ में आई? तो इतनी बातें आप लोगों को पता चलती हैं। तो देखिए, अगर दो रेखाएं इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उससे आपको क्या क्या पता चल रहा है? कि यहां पर केवल एक हल होगा, समीकरण युग्म संगत होगा, ठीक है। और अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी समीकरण युग्म का केवल एक हल है तो इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, या संगत समीकरण युग्म है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो अगर आपको कोई समीकरण युग्म दिया हो, अगर आपको कोई समीकरण दिया हो तो फिर आप कैसे पता करेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी? या आपसे पूछ लिया जाए, इस प्रकार से कोई दो समीकरण दिया जाए, आपको कोई एक समीकरण युग्म दिया जाए और आपसे कहा जाए बताओ रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी या नहीं, समीकरण युग्म संगत है या नहीं, एक हल है या अनेक हल है, बताओ, तो कैसे बताओगे? तो उसके लिए आपके पास तरीका यह है कि अभी इससे पहले आप लोगों ने तुलना करके किसी भी समीकरण से a1 b1 c1 का मान निकालना सीख लिया है, a2 b2 c2 का। तो मान निकालने के बाद में आपको चेक क्या करना होगा? आपको चेक करना होगा a1 बटा a2 का अनुपात बराबर b1 बटा b2 का अनुपात। इन दोनों का क्या करेंगे? आप अनुपात निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अगर ये दोनों, इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है ना, बराबर नहीं, नॉट इक्वल। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों के अनुपात ज्ञात करने पर अगर आपको बराबर नहीं मिल रहा है अनुपात, तो आप कह देंगे कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? संगत। या रेखाएं कैसी होंगी? या समीकरण युग्म का कितने हल होगा? या अद्वितीय हल। समझे? कोई भी समीकरण युग्म दिया रहे उसके आप a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये अनुपात चेक करिए। अगर ये बराबर नहीं है तो ये सारी कंडीशन आपको पता चल जाएंगे बस ये चेक करने से। अगर ऐसा है कि बराबर नहीं है तो फिर आप कह सकते हैं कि समीकरण युग्म क्या होगा? संगत। या रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी।
देखो अब इसके बाद यहाँ से देखो, ये तो इसका हो गया ना, इसका देखो, इसको कहते हैं संपाती रेखाएं। और दूसरा यहाँ हमने क्या लिखा, केवल एक हल, और इसके कितने होंगे, अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल, या ऐसे भी कह सकते हैं अनेक हल। जैसे इसके तो केवल एक हल होंगे, लेकिन इसके अपरिमित रूप से, देखो ये जहां एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, काट रही है, वही इसका हल होगा, ये बिंदु जहां पर, और ये तो तर ऊपर है ना पूरा, तो हर एक बिंदु इसका हल बन जाएगा दोनों समीकरण युग्म का। उसके बाद में ये बताया आपको संगत समीकरण, ये कैसा है, संगत समीकरण युग्म, ये भी संगत ही है, इसको कहते हैं आश्रित, आश्रित है ना, आश्रित समीकरण युग्म। लेकिन ये जो आश्रित समीकरण युग्म है ये भी संगत ही होता है, इसको भी हम क्या कहेंगे, संगत समीकरण युग्म। समझे ना बात को, आश्रित को भी हम क्या कह सकते हैं, संगत समीकरण युग्म के नाम से ही हम जानेंगे। अच्छा, उसके बाद कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी या नहीं। तो देखो जैसे इसका पता किए, तो इस पे क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा बराबर c1 बटा, यहाँ पर क्या होगा कि जब आप अनुपात चेक करेंगे a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, ये समीकरण दिया रहेगा, तो यहाँ से आप अनुपात निकाल लेंगे ना, इनका मान निकाल लेंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2 के मान निकाल के ऐसे बटे में लिख के देखेंगे। अगर तीनों बराबर आ रहे हैं, अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, अनेक हल होंगे, या इसे आश्रित समीकरण युग्म या संगत समीकरण युग्म आप कह सकते हैं। बताओ, यहां से पता चल जाएगा। इसके बाद बचा तीसरा, ठीक, देखिए ये तो आपने बता दिया कि समांतर रेखाएं हैं, फिर इसके हल कितने होंगे, क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं कट कर रही हैं, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तभी उसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है, तभी उसका हल मिलता है। अगर प्रतिच्छेद ही ना करें कोई हल नहीं, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं, एक बात। दूसरा, इसे तो आश्रित, इसे संगत, ये भी संगत ही है, तो इसे क्या कहेंगे, असंगत, क्या कहेंगे, असंगत समीकरण युग्म। अब समझ में आया, असंगत समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। और ये दोनों संगत क्यों कहे जा रहे हैं, क्योंकि इसके हल हैं, इसका एक है और इसका अनेक, अपरिमित है। तो इसको, ये आप लोगों को याद रखना है, असंगत, एक एक नंबर के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। असंगत समीकरण युग्म, संगत समीकरण युग्म कैसे बताएंगे, तुलना करके। तो ये हो गया। इसके बाद में कैसे पता करोगे, तुलना करके, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 और नॉट इक्वल होगा c1 बटा c2। बताओ, बात समझ में आई। तो देखो, ये हम तुलना करके ही ये सारी बातें पता करेंगे। अगर ये नॉट इक्वल मिला, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, तो हम कहेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, केवल एक हल होगा, संगत समीकरण युग्म होगा। तीनों बराबर, संपाती रेखाएं परिमित रूप से अनेक हल और आश्रित समीकरण युग्म या संगत समीकरण युग्म। और अगर ऐसा हुआ कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 बराबर, तब कहेंगे समांतर रेखाएं होंगी, कोई हल नहीं होगा और संगत समीकरण युग्म होगा। तो इतना बात आप लोग नोट करिए, बता दे रहे हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एक एक उदाहरण ले लिया है कि कब रेखाएं संपाती होंगी, कब प्रतिच्छेदी होंगी और कब समांतर होंगी। देखो यहाँ हमने लिख लिया है, ये नीचे वाला मिटाया नहीं है, अभी इसी के साथ इसे मिला करके समझा देंगे। जैसे पहले लिखा हुआ है हमने यहाँ x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। इससे हम ये जानेंगे कि कैसे पता करेंगे कि रेखाएं संपाती है या संगत है या असंगत है। तो बताओ, यहाँ से आप a1 b1 c1 का मान निकाल सकते हो ना। बताओ, a1 बराबर 1, b1 बराबर, c1 बराबर 0, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद a2 बराबर और b2 बराबर, c2 बराबर माइनस 20। अच्छा देखो, ये a1 बटा a2 है ना, बराबर कितना है, 1 बटा 3, b1 बटा b2 कितना है
-2/4 काटोगे तो -1/, बताओ A1/A2 जो है वो बराबर है B1/B2 के? नहीं बराबर है ना। तो जब ऐसा हो गया कि A1/A2 1/3 आ गया और B1/B2 -1/2 आ गया, दोनों अलग अलग आ गए ना, तो ये बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, केवल एक हल होगा, संगत समीकरण युग्म होगा, और ये तो मैंने पहले से लिख रखा था, हो गई ना। तो जब आप ऐसे कोई समीकरण दिया रहेगा A1 B1 C1 के मान लिख करके फिर उसका जो है बटा करेंगे, अनुपात निकाल के देखेंगे, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आप कह देंगे कि ऐसा है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि कोई भी समीकरण दिया रहेगा ना तो पहले A1/A2 फिर B1/B2 का अनुपात आप चेक करेंगे। अगर यही आ गया कि ये बराबर नहीं है तो क्लियर हो गया ना कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। लेकिन अगर ये बराबर आ गया तो फिर आप C का भी चेक करेंगे। फिर अब यहां देखो, A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर A2 बराबर B2 बराबर, ठीक है। अब जरा देखो A1/A2 बराबर 2/, काटोगे तो 1/, B1/B2 बराबर काटोगे तो देखो A1/A2 1/2, B1/B2 1/2 बराबर आ गया। तो अब यहाँ C1/, -9/, माइनस माइनस कट गया, 9 कम 9 9 दूनी 18 1/2 ये भी आ गया। तो यहाँ A1/A2 बराबर B1 बराबर C1 तीनों बराबर आ गए। और जब तीनों बराबर होते हैं तब क्या होते हैं? तो फिर इसके नीचे आप ये लिख लेंगे, जैसे इसके नीचे ये बात लिख लेंगे, इसे छोड़ देंगे, ठीक है ना, इसे छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, लेकिन इतनी बात तो लिख लेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, केवल एक हल होगा, संगत समीकरण युग्म। अब इसमें आपसे तीनों बात नहीं पूछेगा, कोई एक बात पूछेगा, एक समीकरण युग्म देगा, पूछेगा बताओ प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं कि नहीं है, तो आप याद करके बता दीजिए अगर ऐसा है तो। अगर आपसे पूछ ले बताओ कितने हल होगा, तब भी ये करके देख के बता दोगे कि अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल एक हल होगा, और ये भी बता दोगे कि संगत समीकरण युग्म। तीनों में से कोई भी बात पूछे तो फिर करना यही है, ठीक है ना। ये देखो ये तीनों बराबर आ गए तो संपाती रेखाएं होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, आश्रित समीकरण युग्म या कहें संगत समीकरण युग्म। ये नहीं लिखना है आप लोगों को नीचे, है ना, इसके नीचे इसे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद यहां देखो A1 बराबर 1, B1 बराबर P1 बराबर 2, C1 बराबर A2 बराबर C2 बराबर B2 बराबर A2 बराबर 2, B2 बराबर 4, C2 बराबर -A1/A2 B1/B2 2/4 काटोगे तो अच्छा C1/C2 -4/, माइनस माइनस तो कट गया, 4 एकम से 4 तिया 12 1/3। देखो A1/A2 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 आ गया कट के, C1/C2 1/3 बराबर कौन नहीं है? A1/A2 बराबर है किसके? B1 और बराबर नहीं है C1/C2, ये बराबर नहीं, 1/3 आ गया ना। तो इस स्थिति में क्या होता है? समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं, असंगत समीकरण युग्म, और इसे नीचे लिखने की आपको जरूरत। तो कैसे नोट करोगे? ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिया, इसे लिखो, फिर उसके बाद ये निकालो, फिर ये तीनों बात लिख लो, इसे लिखो निकालो तीनों बात लिख लो, इसे लिखो फिर ये निकालो, फिर ये तीनों बात लिख लो। इतना आप लोग कर लीजिए। इतना करने के बाद कोई भी समीकरण युग्म आपको दिया रहे, उससे आप A1 B1 C1 का मान निकाल करके उसके अनुपातों की तुलना करके आप बता सकते हैं कि उसका एक हल होगा, एक हल होगा, अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। दूसरा ये भी बता सकते हैं संगत समीकरण युग्म है या असंगत समीकरण युग्म है, और ये भी बता सकते हैं आप कि रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी, संपाती या समांतर। ठीक, नोट करो।